नमस्कार दोस्तों। रास बिहारी बोस, जन्म 26 मई 1886, स्वर्गवास 21 जनवरी 1945। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। रासबिहारी बोस ने दिल्ली में भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड चार्ल्स हेडिंग्स पर बम फेंकने की योजना बनाई, गदर की योजना बनाई, जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। हालांकि देश को आज़ाद करने के लिए किए गए उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, पर देश की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। रासबिहारी बोस का जन्म 26 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबालदा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदननगर में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। जब बालक रासबिहारी मात्र 3 साल के थे तब उनके मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मामी ने किया। आगे की शिक्षा उन्होंने चंदननगर के डुप्लेक्स कॉलेज से ग्रहण की। चंदननगर उन दिनों फ्रांसीसी कब्जे में था। अपने शिक्षक चारू चांद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली। उन्होंने बाद में चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से की। रासबिहारी बाल्यकाल से ही देश की आज़ादी के बारे में सोचते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। रासबिहारी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में कार्य किया था। इनका क्रांतिकारी जीवन दोस्तों इस प्रकार है। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय रासबिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों से पहले बार जुड़े। इस दौरान उन्होंने अरबिंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा को उजागर करने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे उनका परिचय बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी और अरबिंदो घोष के राजनैतिक शिष्य रहे जतीन्द्रनाथ बनर्जी उर्फ निरालंब स्वामी से हुआ। निरालंब स्वामी के संपर्क में आने पर उनका परिचय संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में और पंजाब के प्रमुख आर्य समाजी क्रांतिकारी से हुआ। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के बाद जब भारत के वायसरॉय लॉर्ड हेडिंग्स की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक से निकली जा रही थी, तब हेडिंग्स पर बम फेंका गया, परंतु वे बाल बाल बच गए। युगांतर दल के सदस्य वसंत कुमार विश्वास ने हेडिंग्स की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। बम फेंकने की इस योजना में रासबिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वसंत तो पकड़े गए, पर बोस ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यालय में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अंग्रेजों प्रशासन को उन पर कोई शक ना हो, इसीलिए उन्होंने देहरादून के नागरिकों को एक सभा बुलाई और वायसरॉय हेडिंग्स पर
हुए हमले की निंदा भी की। सन 1913 में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान उनकी मुलाकात जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनमें नया जोश भर दिया, जिसके बाद रास बिहारी बोस दोगुने उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुड़ गए। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और फरवरी 1915 में उनके भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके क्रांतिकारी कार्यों का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा, जहां से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर के कई नेताओं ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें रासबिहारी बोस की प्रमुख भूमिका थी। इन क्रांतिकारियों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए थे, अतः शेष बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का यह पहला व्यापक और विशाल क्रांतिकारी प्रयत्न था। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रासबिहारी बोस के पीछे लग गई, जिसके कारण वे भागकर जून 1915 में राजा P.N. टैगोर के छद्म नाम से जापान पहुंचे और वहां रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। जापान में उन्होंने अपने जापानी क्रांतिकारियों मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। वहां पर उन्होंने न्यू एशिया नामक से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली और इन भाषा में कुल 16 पुस्तक लिखी। उन्होंने हिंदू धर्मग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में भी किया। सन 1916 में रासबिहारी बोस ने प्रसिद्ध पेन एशियाई समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोक्यूको की पुत्री से विवाह कर लिया और सन 1923 में जापानी नागरिकता ग्रहण कर ली। रासबिहारी बोस ने जापानी अधिकारियों को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवादी के पक्ष में खड़ा करने और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका सक्रिय समर्थन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। जून 1942 में उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की लीग में शामिल होने और उसका अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया गया। मलाई और बर्मा के मोर्चे पर जापान ने कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था। इन युद्धबंदियों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल होने और इंडियन नेशनल आर्मी INA का सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। INA इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में सितंबर 1942 में संगठित की गई। इसके बाद जापानी सैन्य कमान ने रासबिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह की
INA के नेतृत्व से हटा दिया, लेकिन INA का संगठनात्मक ढांचा बना रहा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नाम से INA का पुनर्गठन किया। दोस्तों, भारत को अंग्रेज हुकूमत से मुक्त दिलाने का सपना लिए भारत माता का यह वीर सुपुत 21 जनवरी 1945 को परलोक सिधार गए। जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।